नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नेपाल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश बनी आफत, बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, यूपी में अलर्ट है जारी। जी हां दोस्तों, नेपाल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। जहां बिहार में बाढ़ का खतरा है तो यूपी में बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में 7-8 जुलाई को भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। वहीं दोस्तों, चार धाम यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी कोशी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। महुआ मोइत्रा के खिलाफ नए क्रिमिनल कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज। एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन के लिए कहा था वे अपने बॉस का पजामा पकड़ने में व्यस्त हैं। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इस टिप्पणी को लेकर रेखा शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर रविवार 7 जुलाई को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नए क्रिमिनल कानूनों के सेक्शन 79 शब्दों, इशारों या हरकतों से महिलाओं की अस्मिता का अपमान करना के तहत एफआईआर दर्ज की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिवसेना नेता के बेटे ने बीएमडब्ल्यू से दंपति को टक्कर मारी, महिला को 100 मीटर घसीटा, मौत, नशे में था आरोपी, ड्राइवर और पिता हिरासत में। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में चर्चित पोर्श एक्सीडेंट केस के बाद अब मुंबई में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। मुंबई के वर्ली में रविवार सुबह एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब आरोपी ने मौके से भागने के दौरान 45 साल की महिला को कार से लगभग 100 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई और पति घायल हो गया। अगर आरोपी भागने की कोशिश नहीं करता तो शायद वह महिला बच सकती थी। दोस्तों, पुलिस सूत्रों के अनुसार कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता राजेश शाह के 24 साल के बेटे मिहिर शाह की थी। उसके साथ ड्राइवर भी था। घटना के बाद से मिहिर फरार है। पुलिस ने राजेश शाह और ड्राइवर को हिरासत में लिया है। कार भी जब्त कर ली गई है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, अब इसका आरोप उसके बेटे पर लगाया जाएगा या फिर ड्राइवर पर लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाबा के वकील बोले स्प्रे छिड़कने से मची भगदड़, 15 से 20 लोग हाफ पैंट पहनकर आए, जहरीले स्प्रे से लोगों का दम घुटा। जी हां दोस्तों, भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने हाथरस की घटना को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि घटना के वक्त हाफ पैंट पहने हुए 15-20 लोग आए। उन्होंने भीड़ में जहरीला स्प्रे किया, जिससे दम घुटने लगा और लोग भागने लगे। इसी से भगदड़ मच गई। मैं एसआईटी से आग्रह करता हूं कि वह जांच करे कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पार्टी ऑफिस में नहीं दफनाया जाएगा बीएसपी नेता का शव, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। ऑफिस सकरी गली में बना, वहां भगदड़ का खतरा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के चेन्नई में मारे गए बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग के शव को पार्टी कार्यालय में दफनाया नहीं जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने पार्टी कार्यालय में उनका शव दफनाए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। पिटीशन मृत नेता की पत्नी के पोरकोडी ने लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि बीएसपी ऑफिस सकरी गली में बना हुआ है, वहां ज्यादा जगह नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली सेना का गाजा में स्कूल पर जबरदस्त हमला, 100 लोगों की मौत। आईडीएफ ने सफाई में कहा वहां आतंकी छिपे थे। जी हां दोस्तों, गाजा के अल नुसीरत में इजरायली सेना ने एक स्कूल को निशाना बनाते हुए जबरदस्त हवाई हमला किया। इस हमले में करीब 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोस्तों, 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल की दलील है कि उन्होंने आतंकवादियों को निशाना बनाया है, जबकि उस स्कूल में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शरण लिए हुए थे। स्कूल पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। वहां मौजूद गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें सभी घायलों को पैरामेडिकल अस्पताल में भर्ती कराते दिखाया गया है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस संसदीय चुनाव, अंतिम चरण की वोटिंग शुरू। पहले चरण में कट्टरपंथी पार्टी आगे। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों बोले हारा तो भी राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ूंगा। जी हां दोस्तों, फ्रांस में नेशनल असेंबली के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इससे पहले 30 जून को भी चुनाव हुआ था। इसमें दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली एनआर को सबसे ज्यादा 35.15% वोट मिले। दूसरे नंबर पर वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन रहा। इसे 27.99% वोट मिले। वहीं दोस्तों, मैक्रो की रेनेसा पार्टी सिर्फ 20.76% वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। आज केवल वे ही उम्मीदवार खड़े हैं जिन्हें पहले चरण में 12.5% से ज्यादा वोट मिले हों। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 279 सीटें जीतना जरूरी है। दोस्तों, फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में बड़ी हार के कारण राष्ट्रपति
मैक्रो ने समय से पहले ही इसी महीने संसद भंग कर दी थी। दरअसल मैक्रो सरकार गठबंधन के सहारे चल रही थी। उनके गठबंधन के पास सिर्फ 250 सीटें थी और हर बार उन्हें कानून पास कराने के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। पत्नी स्मृति बोली 18 जुलाई को हमने 50 साल की प्लानिंग की, अगली सुबह शहादत की खबर मिली। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया। इस मौके पर स्मृति ने कहा कि कैप्टन अंशुमन बहुत सक्षम थे। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं अपने सीने पर गोली खाकर मरना चाहता हूं, मैं आम आदमी की तरह नहीं मरना चाहता जिसे कोई जान ही न पाए। सियाचिन ग्लेशियर में 19 जुलाई 2023 की सुबह भारतीय सेना के कई टेंटों में आग लग गई थी। दोस्तों इस पर काबू पाने की कोशिश में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए थे। यूपी में देवरिया के रहने वाले अंशुमन सिंह की हादसे से 5 महीने पहले यानी कि 10 फरवरी 2023 को ही शादी हुई थी। अंशुमन इस घटना से 15 दिन पहले ही सियाचिन गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्टॉक होल्डर्स के साथ प्री बजट कंसल्टेशन हुआ पूरा। 10 स्टॉक होल्डर्स ग्रुप्स में 120 से अधिक लोगों को बुलाया गया था। 23 जुलाई को पेश होगा बजट। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले इंडस्ट्री और सोशल सेक्टर्स के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न स्टॉक होल्डर्स के साथ परामर्श पूरा कर लिया है। नई सरकार बनने के बाद इस बार बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट फरवरी 2024 में पेश हुआ था। दरअसल दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सीतारमण रोडमैप तैयार करने के लिए स्टॉक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वित्त मंत्री को भाजपा सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू से भी एक विश लिस्ट मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन संजय रावत का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होने जा रही है। नेताओं के वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच शिवसेना के सांसद और दिग्गज नेता संजय रावत ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार में ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। संजय रावत ने कहा कि देश में जरूर मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन बदलाव हो रहा है। मोदी और अमित शाह ज्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। बीजेपी नहीं बचेगी। यूपी से भी सरकार जाएगी। इसकी सरकार गुजरात से जाएगी, महाराष्ट्र से जाएगी, झारखंड से जाएगी और हरियाणा से भी जाएगी। इनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कौन सा विकास हुआ है। मुझे तो लगा था कि बनारस स्मार्ट सिटी बन गया होगा, लेकिन ये तो सिटी भी नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सत्येंद्र जैन पर चलेगा भ्रष्टाचार का एक और केस। दिल्ली एलजी ने जांच की मंजूरी दी। 571 करोड़ के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में रिश्वत लेने का आरोप। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबतें और बढ़ गई है। एलजी वीके सक्सेना ने जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की 571 करोड़ रुपए की परियोजना के संबंध में 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। एलजी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एससीबी द्वारा जांच की मंजूरी के लिए पीओसी अधिनियम 1998 की धारा 17A के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के सतर्कता विभाग के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी का अनुमान। कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर रिटेल महंगाई के आंकड़े तक यह फैक्टर्स तय कर सकते हैं बाजार की चाल। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए जाएंगे। भारत की रिटेल महंगाई के आंकड़े, यूएस इन्फ्लेशन एंड पावेल टेस्टिमोनी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, एफआईआई, डीआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहने वाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बोले पाकिस्तान में दोबारा चुनाव होने चाहिए। कहा देश को बचाने के लिए यह जरूरी, वरना भूख हड़ताल करूंगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को देश में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग कर डाली। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि पूरा देश जानता है कि 2024 का चुनाव पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। अगर देश को बचाना है तो दोबारा चुनाव कराना होगा। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि मुझे भगवान पर विश्वास है, मैं आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। मैं 1 साल से जेल में बंद और इन अत्याचारियों के आगे नहीं झुकूंगा। इसके अलावा दोस्तों इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ जेल में जुर्म कम नहीं हुआ तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। अगर जेल में भूख हड़ताल होगी तो पाकिस्तान के हर शहर में यह हड़ताल होगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सूरत में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 7 की मौत। 2017 में अवैध रूप से बनाई गई थी, 8 साल में ही ढह गई। जी हां दोस्तों, सूरत शहर के इंडस्ट्रियल एरिया सचिन में शनिवार दोपहर 5 मंजिला बिल्डिंग ढह गई थी। रेस्क्यू में जुटी टीम को रविवार सुबह तक 7 लोगों के शव मिल गए, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 18 घंटे तक चला। हादसे में जान गंवाने वालों के नाम अनमोल, शालिग्राम, शिव पूजन, शोखीलाल केवट, परवेज, शोखीलाल केवट, रामजी, बम्भोली केवट, अभिषेक केवट आदि हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शनिवार रात 9:10 पर पहला शव निकाला गया था। इसके बाद लगभग 18 घंटे तक ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 7 लोगों के शव बरामद किए गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, सीमेंट फैक्ट्री में विस्फोट से 16 लोग घायल, 10 की हालत गंभीर। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के एटीआर जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें 16 कर्मचारी घायल हो गए हैं। इस विस्फोट में 10 कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित कर्मचारियों में से 10 स्थानीय थे, तो वहीं बाकी 10 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से थे। घायल कर्मचारियों को जगियापेटा और विजयवाड़ा के नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना की जांच के लिए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को बचाव के लिए सभी उपाय करने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल के चेकअप के वक्त पत्नी सुनीता मौजूद नहीं रहेगी। कोर्ट बोला, कई कैदी डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें भी अटेंडेंट रखने की परमिशन नहीं होती। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को राविज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार 6 जुलाई को एक और झटका दे दिया। कोर्ट ने उनके मेडिकल चेकअप के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मौजूद रहने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत दे दी है। साथ ही कहा है कि केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट भी सुनीता को ही दी जाएंगी। केजरीवाल ईडी और सीबीआई के अलग अलग केस में गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों सीबीआई ने उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी कस्टडी 12 जुलाई को खत्म होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केरल में मार दिए गए 310 सुअर, जाने केंद्र सरकार ने क्यों सुनाया मौत का फरमान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों केंद्र ने रविवार को कहा कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप के बाद केरल के त्रिशूर जिले में लगभग 310 सुअरों को मार दिया गया। इस प्रकोप का पता मदकथरन पंचायत में चला, जिसके बाद राज्य के पशुपालन विभाग ने तुरंत कार्यवाही की। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 5 जुलाई को इस क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में सुअरों को मारने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दलों को तैनात किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, अगर इस बीमारी में जानवरों को मारा नहीं जाता है तो यह बीमारी और दूसरे जानवरों को भी बड़ी तेजी से अपने वश में कर लेती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कल करेंगे कैबिनेट विस्तार। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ये नेता बन सकते हैं मंत्री। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार सोमवार को कैबिनेट विस्तार करेगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत के मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वह सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कैबिनेट का आकार 34 मंत्रियों का है। राज्य में वर्तमान समय में कैबिनेट में 30 मंत्री हैं। ऐसे में अभी 4 और मंत्रियों के लिए जगह खाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मां के बयान से मेरा दिल बेहद दुखी, जेल में बंद अमृतपाल सिंह ने फिर उगला जहर, खालसा राज्य का सपना देखा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में बतौर सांसद शपथ लेने के एक दिन बाद रविवार को जेल में बंद अलगाववादी अमृतपाल सिंह ने फिर से खालिस्तान की मांग की और कहा कि खालसा राज्य का सपना देखना कोई अपराध नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी टीम की तरफ से जारी एक बयान में अमृतपाल सिंह ने अपनी मां की हालिया टिप्पणी के बारे में भी बात की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा खालिस्तानी समर्थक नहीं था और उन्होंने मांग की है कि उसे रिहा किया जाए। इस पर अमृतपाल सिंह ने कहा कि जब मुझे 6 जुलाई को मां के दिए गए बयान के बारे में पता चला तो मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मुझे यकीन है कि यह बयान मेरी मां ने अनजाने में दिया था, लेकिन फिर भी मेरे परिवार या मेरे समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति की ओर से ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि खालसा राज्य का सपना देखना कोई अपराध नहीं है, यह गर्व की बात है। हम उस रास्ते से पीछे हटने के सपने के बारे में सोच भी नहीं सकते जिसके लिए लाखों सिखों ने अपना बलिदान दिया हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जिम्बाब्वे में आया अभिषेक शर्मा का तूफान, 46 गेंदों पर जड़ा तूफानी शतक। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस समय जिम्बाब्वे के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। दोस्तों सीरीज के दूसरे मुकाबले में रविवार को अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी से गदर मचा दिया। अभिषेक आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद टीम के लिए खेलते हैं। दोस्तों पिछले सीजन में उन्होंने बल्ले से धमाल मचाया था। वहीं दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक का यह दूसरा ही मुकाबला रहा। इसमें उन्होंने बल्ले से धमाल मचाते हुए 46 गेंदों पर
शतक जड़ दिया। इस दौरान उनका पहला इंटरनेशनल शतक भी निकला। अभिषेक ने इस मुकाबले में 8 छक्के और 7 चौके जमाए। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले को भारत ने जीत लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जय शाह बोले, WTC फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ही करेंगे कप्तानी, मुझे भरोसा है उन्हीं की कप्तानी में इन दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद हम रोहित की कप्तानी में ही 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतेंगे। शाह ने वीडियो जारी कर टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई भी दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महेंद्र सिंह धोनी का 43वां बर्थडे, साक्षी ने केक काटा, पैर छुए, भारत को 3 ICC खिताब भी जीता है, सबसे ज्यादा स्टंपिंग और सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड है उनके नाम दर्ज। जी हां दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें माही के नाम से भी जाना जाता है, वह 43 साल के हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, धोनी ने अपनी पत्नी के साथ आधी रात को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया और केक काटा। इसका वीडियो उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। इस मौके पर साक्षी ने उनके पैर भी छुए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 7 जुलाई 1983 को जन्मे धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन उनका IPL खेलना जारी है। धोनी अपनी कप्तानी में भारत को 3 ICC ट्रॉफी जिताने वाले इकलौते कप्तान हैं। यह रिकॉर्ड आज भी उनके नाम कायम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 6 आतंकवादी ढेर, 2 जवान भी शहीद, 2 जगह पर 2 दिन से एनकाउंटर जारी, राजौरी में आर्मी कैंप पर हमला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में रविवार को लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ जारी है। मुदरगम और चिन्नीगम फिसलन में अब तक 6 आतंकी मारे गए हैं, 2 जवान भी शहीद हुए हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वेन ने बताया कि दोनों जगह पर मुठभेड़ फिलहाल जारी है। हमें स्थानीय आतंकवादियों के भी शामिल होने की खबर मिली है। 6 आतंकी मारे गए हैं। यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन 2 हमारे जवान भी शहीद हो गए हैं। यह बड़े ही दुख की बात है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिग बॉस OTT 3 में हुई फिजिकल फाइट, अरमान मलिक ने विशाल को मारा थप्पड़, पत्नी कृतिका के लिए कहा था भाभी अच्छी लगती है। जी हां दोस्तों, पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस OTT में हाल ही में फिजिकल फाइट हुई है। शो के कंटेस्टेंट अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मार दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही विशाल ने अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक पर विवादित कमेंट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें पायल मलिक पसंद है। हाल ही में वीकेंड का वार एपिसोड में शो की पूर्व कंटेस्टेंट और अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक आई थी। उन्होंने शो में आकर विशाल पांडे के उस कमेंट पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा था कि वो शादीशुदा कृतिका मलिक को पसंद करते हैं और उन्हें इस बात पर गिल्ट है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आप भी बिग बॉस देखते हैं और क्या आपको बिग बॉस पसंद है या फिर यह केवल एक समय की फिजूल खर्ची है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शाहरुख खान की फिल्में भी वो नहीं कर पाई जो कल्कि ने 11वें दिन कर दिया, संडे को हुई बम्पर कमाई। जी हां दोस्तों, प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हसन और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों की फिल्म कल्कि 2898 AD बॉक्स ऑफिस पर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है, रिकॉर्ड और बना रही है। फिल्म ने इंडिया में 10 दिनों में 465 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली, जबकि संडे को अपने 11वें दिन फिल्म ने बड़ा कीर्तिमान रच दिया। दरअसल दोस्तों, प्रभास और दीपिका पादुकोण की फिल्म कल्कि 2898 AD ने दुनिया भर की ऑडियंस का दिल जीता है। फिल्म ने अब 11 दिनों में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। वैसे दोस्तों उम्मीद की जा रही थी कि नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म संडे को ही 500 करोड़ रुपए का घरेलू आंकड़ा छू जाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 75,000 नौकरियां, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की तैयारी, बिग गिफ्ट थीम पर होगा राजस्थान का बजट, आयुष्मान में कवर होगी महंगी इलाज वाली बीमारियां भी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को हर महीने भर्तियों की सौगात मिलेगी, तो वहीं सरकारी कर्मचारियों में महिलाओं के आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का नुकसान झेल चुकी भाजपा सरकार आगामी उपचुनाव को देखते हुए बजट घोषणाएं करेगी। बजट से पूर्व कई समीक्षा बैठकों में फीडबैक आया था कि युवा और कर्मचारी वर्ग नाराज है। अब बजट के जरिए नाराज वर्गों को साधा जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने 100 रन से जीता दूसरा T20 मुकाबला, जिम्बाब्वे को 134 रन पर समेटा, अभिषेक शर्मा की सेंचुरी, सीरीज 1-1 से बराबर। जी हां दोस्तों, भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 मुकाबले में 100 रन से हरा दिया है। भारत ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में रविवार को टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। अभिषेक शर्मा के शतक और ऋतुराज गायकवाड़ के 77 रन के सहारे भारत ने 234 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर रहा। इससे पहले 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने 229 रन का स्कोर बनाया था। दोस्तों जवाबी पारी में जिम्बाब्वे 134 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ ही दोस्तों यह 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन
पर आ चुका है। लौह पुरुष के नाम से किस भारतीय विद्वान महापुरुष को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में लौह पुरुष के नाम से यानी कि आयरन मैन के नाम से कौन से महापुरुष जाने जाते हैं तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।